आइए अब सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की। एक तरफ देश में लाशों का ढेर लगा है, देश में लॉकडाउन है हमारे और आपके लिए, जिससे हम ये समझें कि इस वक्त घर से बाहर निकलना खतरनाक है। लेकिन जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो आप चौंक जाएंगे देखकर। अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, अभी भी अपनी जान की परवाह नहीं है। तस्वीरें देखिए जरा, जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए जरा, दिल्ली के कपल की तस्वीरें। पहले ध्यान से सुनिए, देखिए महिला पुलिस से किस तरह से बदतमीजी कर रही, सुनिए जरा, सुनाइए। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना, तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री औकात में अधिकार क्या होता है बताने दे रहे। आप बताओ। और चलती हुई गाड़ी को आप लोगों की आपका अधिकार है। बंद गाड़ी में हम बैठे हैं अभी भी। कौन से उसके तहत आपका अधिकार है? मुझे कोई आप नहीं आपका कौन से उसके तहत अधिकार है? नहीं है, किस चीज़ के नहीं, आप बताओ। ये सारे लोग मरे हुए बस करने से फायदा नहीं होता। अब ये मुख्यमंत्री मियां बीवी है, बंद गाड़ी में है, क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत है क्या? शर्म नहीं आती? नहीं रोक क्यों रहे हो फिर? रोक रहे हैं। पुलिस वाले हो तो फिर बात सुन रहे हो पब्लिक तो से। समझ नहीं आ रही मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ मुझे समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही। आपको नहीं समझ में आ रही है कैसे हमारी? आप मास्क लगा के सामने नहीं लगाएंगे लोगों को क्या करोगे? दूर रहिए। अरे भैया, ऐसी कोई बात नहीं। कितना दूर रहेंगे? दूर हमको तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या? हमारी गाड़ी से तुमने क्या रोकी? जाओ जो करने है कर लो, ले लो चालान, चलो पब्लिक है तो फिर ला वीडियो बनाओ, ले लो चलो तुम मैं वीडियो बना लिया हमने। चलो भाई मेरे हमने चलान दे ना कोर्ट में जाएगा चालान। कोर्ट जाएगा। इतना तुम मैं चालान ले लो। यहाँ पे कुछ कोर्ट नहीं दूंगा जाएगा, तुमसे ज्यादा पढ़ लिखे हो। चाबी निकाल के दो। गाड़ी की चाबी ले लो। देख लो। गाड़ी की चाबी ले लो। चलो क्या है आ जाओ। परेशान करेगा तुम्हारा बाप का देश है ये। बोलो क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? आराम से तुम चालान ले लोगे मेरे से। चालान आए बड़े चालान। अरे पुलिस वाले फ्री स्टार, शर्म कर लो। नॉर्मल पब्लिक से सुन रहे हो। मैडम, चालान भी करेंगे, FIR भी करेंगे। रुक जाओ, अभी बताएंगे सारी चीजें। बोलूंगी नहीं, नौटंकी काट रखी है तुमने कोरोना के चक्कर में। कोई बात नहीं, लेंगे चालान, हमसे आए बड़े भिखमंगे। अगले चोरी वोरी करी है मैंने। ओबे ओए! मेरे आदमी हाथ छोड़ो मैडम, बिना बात के हाथ नहीं लगा सकती आप। हाथ छोड़ दो, थाने चलो, थाने आ जाओ। हाथ छोड़ दो, बहुत लंबा जाएगा। ये पूरा तमाशा आपने देख लिया। पुलिस वालों से सिर्फ इसलिए ये महिला लड़ रही है क्योंकि इसने कहा मैं मास्क नहीं लगाऊंगी। एक और तस्वीर देखिए जरा, दिल दहला देने वाली दूसरी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तस्वीर अगर हम दिखाएं, ये देखिए, ये गाजियाबाद शमशान घाट की तस्वीरें हैं। जिन्हें कोरोना हुआ था, लाशों का अंबार और ढेर लगा हुआ है। ये देखिए कतार, देखिए कितनी लंबी कतार है। ये आप जो हम दिखा रहे हैं, देखिए यहां से लाशों का ढेर लगा हुआ है गाजियाबाद शमशान का। तस्वीरें डराने वाली हैं। और सोचिए, पुलिस वाले सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप मास्क लगा लीजिए। देश में कोरोना खतरनाक स्थिति में है। देखिए जरा इन तस्वीरों के बाद, देखिए जरा महिला किस तरह से बदतमीजी कर रही थी। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना, तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री औकात में अधिकार क्या होता है बताने दे रहे। आप बताओ। और चलती हुई गाड़ी को आप लोगों की आपका अधिकार है। बंद गाड़ी में हम बैठे हैं अभी भी। कौन से उसके तहत आपका अधिकार है? मुझे कोई आप नहीं आपका कौन से उसके तहत अधिकार है? नहीं है, किस चीज़ के नहीं, आप बताओ। ये सारे लोग मरे हुए बस करने से फायदा नहीं होता। अब ये मुख्यमंत्री मियां बीवी है, बंद गाड़ी में है, क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत है क्या? शर्म नहीं आती? नहीं रोक क्यों रहे हो फिर? रोक रहे हैं। पुलिस वाले हो तो फिर बात सुन रहे हो पब्लिक तो से। समझ नहीं आ रही मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ मुझे समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही। आपको नहीं समझ में आ रही? गाड़ी रोकी कैसे हमारी? आप मास्क लगा के सामने नहीं लगाएंगे लोगों को क्या करोगे? दूर रहिए। अरे भैया, ऐसी कोई बात नहीं। कितना दूर रहेंगे? हमको तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या? बस ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से देश और खराब स्थिति में जा रहा है। हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? वीकेंड लॉकडाउन था आज कई राज्यों में। कि अगर ऐसे ही परिस्थिति रही, हालात बद से बदतर होते रहे, लोगों ने मास्क नहीं लगाया, तो देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ जाएगा। लॉकडाउन मतलब सब कुछ बंद। क्या हम उन हालात की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो वो तस्वीरें पहले जो आई हैं सामने, वो एक बार फिर से जहन के सामने, नजरों के सामने घूम जाती हैं। देखिए जरा रिपोर्ट। क्या लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है देश? लॉकडाउन से टूटेगी कोरोना की चेन। क्या लॉकडाउन ही है आखिरी रास्ता?
कोरोना की दूसरी लहर बेलगाम हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,61,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। देश के 12 राज्यों की स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में एक बार फिर देश में लॉकडाउन की आहट सुनाई देने लगी है। फिलहाल महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक मिनी कर्फ्यू लागू है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज एक दिन लॉकडाउन है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। इन सब के बीच मुंबई की मेयर ने मुंबई में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। अभी मुझे लगता है ये सब हालत देखते हुए मुख्यमंत्री सबके साथ वापस बात करके पूरा लॉकडाउन लगाना चाहेंगे, क्योंकि मेरा कहना है लगना चाहिए। वहीं अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में 15 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन लगाने की मांग की है। इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति नहीं दिख रही। देश में जल्दबाजी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में आज एक दिन के लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। तो सोचिए, लॉकडाउन मतलब सब बंद। अगर यही हालात रहे तो लॉकडाउन की स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और क्या देश में लॉकडाउन लग जाएगा? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि आखिर लॉकडाउन की आहट क्यों तेज हो गई है। दरअसल अस्पतालों में बेड नहीं है, बेड कम है। दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है और इस वजह से कई लोगों की मौत भी अब तक हो चुकी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो कालाबाजारी हो रही है। शमशान घाट में जगह नहीं है, लंबी लंबी कतारें टेस्टिंग की लाइन में लगे हैं। शमशान घाट में वेटिंग चल रही है। देश के 12 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा दिया है। देश में एक्टिव केस की संख्या 18 लाख को पार कर गई है। देश में लगातार 4 दिन से 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। जी हां, सोचिए, 4 दिन से हर रोज 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के। पिछले 6 दिन में ही कोरोना के 10 लाख नए मरीज सामने आ चुके हैं। अमेरिका, इटली, ब्रिटेन में नए केस की संख्या कम होती जा रही है। ध्यान से सुनिए, भारत में मामले बढ़ते जा रहे हैं और अमेरिका, इटली में मामले कम हो रहे हैं। लेकिन भारत में कोरोना हर दिन रिकॉर्ड बना रहा है और हालत बेहद खतरनाक है और इसलिए देश में फिर लॉकडाउन लगने की संभावना तेज हो गई है। और हमारे साथ सीधे एडीजी लखनऊ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे आपकी बात करवाते हैं। हमारे साथ एडीजी लखनऊ जोन जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। एडीजी साहब, वीकेंड लॉकडाउन आज लगा हुआ था, यह बताइए कि वीकेंड लॉकडाउन से काम चल जाएगा जो परिस्थिति है, या आपको लग रहा है कि आगे हालात के हिसाब से फैसला होगा? 35 घंटा का ये लॉकडाउन है और निश्चित रूप से इससे तो कुछ फ़ायदा मिलता है, क्योंकि लोगों का कामकाज इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वर्किंग डेज में लोग अपने काम पर जाते हैं और अपना जीविका के लिए अपना जो भी कार्य करते हैं, और उसमें भी हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क धारण करें, सैनिटाइज हो सभी जगह, ये भी चल रहा है। लेकिन ये बात सत्य है, आप सभी जानते हैं, जो सेकेंड वेव आया है ये काफ़ी भयंकर रूप से आया है और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे राष्ट्र के लिए है और हमारे समाज के लिए, हम सभी के लिए है, प्रशासन के लिए भी है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, ये जो अभी फिलहाल जो लॉकडाउन चल रहा है इसको कड़ाई से पालन किया जा रहा है और ये कड़ाई से पालन करने पर कुछ तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। अब ये कितना फर्क पड़ेगा ये आगे इसका आकलन होगा, उसके बाद फर्दर जो भी निर्णय आगे आएगा। हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आएंगे। जल्दी से दर्शकों को बताते हैं मैं ये क्यों कह रहा हूं कि क्या हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ पूरी दुनिया के आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिससे आप बखूबी अंदाजा लगाएंगे। ये देखिए, बार्स दिख रहे हैं आपको, ये जो बार्स आप देख रहे हैं इसे अगर आप ध्यान से देखिए तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि हालात क्या हो रहे हैं। जी हां, देखिए जरा, हम आपको भारत की तस्वीर दिखा रहे हैं। भारत में 2,61,000 मामले सामने आए हैं 24 घंटे में। हम आपको ब्राजील की तस्वीर दिखा रहे हैं, ब्राजील में 65,000 मामले सामने आए हैं और ब्राजील के बाद अगर मैं अब बात करूं, अमेरिका में 63,000 मामले, टर्की में 62,000 मामले और फ्रांस में 35,000 मामले सामने आए। ये सिर्फ 24 घंटे में हो रहा है, 24 घंटे में। हमारे साथ एडीजी भी बने हुए जो आपको बताएंगे कि क्या लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन अगर आप देखिए कि दुनिया के मुकाबले हिंदुस्तान की जो परिस्थिति है वो लगातार बदल रही है और बिगड़ रही है। बाकी देशों में 24 घंटे में मामले कम होते जा रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान में मामले बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका,
इटली, ब्राजील सहित कई देशों में कोरोना ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन सावधानी और वैक्सीनेशन की वजह से इन देशों की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। अमेरिका में नए केसों की संख्या में 5 गुना तक कमी आई है, तो वहीं इटली में जहां कोरोना ने भारी तबाही मचाई थी, अब न सिर्फ नए केसों में कमी आई है बल्कि मौत के मामले भी कम हो गए। लॉकडाउन के साथ वजह देखिए क्या है, ध्यान से देखिए कि आखिर क्यों केसेस कम हो रहे हैं। जानना यह है, टेस्टिंग यानी टेस्टिंग तेज किए इन देशों ने, टीकाकरण, वैक्सीनेशन जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा कोरोना से लड़ने की ताकत लोगों में बढ़ेगी और कोरोना के पेशेंट कम होंगे। टीकाकरण की वजह से अमेरिका, ब्रिटेन और इटली की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। इटली में ट्रैफिक पर लोगों को रोक रोक कर वैक्सीन के डोज दिए जा रहे हैं। दुनिया में सबसे अधिक कोरोना प्रभावित अमेरिका में वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण अभियान जोरों पर है। दुनिया में सबसे अधिक संख्या में वैक्सीन अमेरिका में लगाई गई है। हालांकि अमेरिका पर नए स्ट्रेन का खतरा अब भी मंडरा रहा है। वहीं भारत में अब तक 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। वैक्सीनेशन के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन प्रति 10 लाख की आबादी को टीका देने के मामले में भारत पीछे है। इस मामले में इजराइल पहले स्थान पर है, जबकि ब्रिटेन दूसरे नंबर पर है और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। इसलिए आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या लॉकडाउन के हालात बन रहे हैं। हमारे साथ एडीजी लखनऊ जोन बने हुए लगातार, वो बेहतर बताएंगे। एडीजी साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है, दर्शक हमारे जानना चाह रहे हैं कि क्या हालात बन रहे हैं लॉकडाउन के, जो अभी स्थिति है? परिस्थिति के अनुसार निर्देश अब परिवर्तन होते रहते हैं और पिछले वर्ष निश्चित रूप से हमारे देश ने इसको काफ़ी अच्छे ढंग से टैकल किया था। इस बार ये उससे ज़्यादा भयंकर दिख रहा है, तो हम लोगों को उस हिसाब से अपनी व्यवस्था तो करनी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समय में ये पता लग जाएगा कि ये कितना कारगर हो रहा है। लेकिन हमारा वर्तमान यही उद्देश्य है कि जो वीकेंड का लॉकडाउन है उसको सही ढंग से, कड़ाई से उसका पालन किया जाए। और जब लॉकडाउन भी नहीं है, वीकेंड लॉकडाउन नहीं है, यानी कि वर्किंग डे जब नॉर्मल है, उसी समय भी हम लोगों को प्रयास करें कि दिन में भी उनको कड़ाई से इसका पालन किया जाए। जी, तो ये कहना है एडीजी का सीधे सीधे कि कड़ाई से पालन किया जाए। कड़ाई से पालन अगर वीकेंड कर्फ्यू का होगा, नाइट कर्फ्यू का होगा, लोग मास्क लगाएंगे, हाथ साफ रखेंगे, खुद को सुरक्षित रखेंगे, तो लॉकडाउन जैसी यानी सब बंद होने की परिस्थिति पैदा नहीं होगी। बहरहाल, एक और जरूरी खबर यह है कि कोरोना दरअसल अब आपके जिगर के टुकड़ों को, मासूम बच्चों को शिकार बना रहा है। इसमें आज आपको हम पूरी तरह से विश्लेषण कर एक बात बताएंगे कि कैसे आप बच्चों का ख्याल रखें, कोरोना क्यों आपके बच्चों को शिकार बना रहा है। हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे जो आपको हर समस्या का समाधान भी आपके देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए क्यों कोरोना बच्चों को शिकार बना रहा है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी। पहले देखिए हिंदुस्तान में क्या हालात है। वो बच्चों को बना रहा निशाना, मासूमों के लिए वो है बड़ा खतरा। बच्चों की जिंदगी पर सबसे बड़ा डेंजर। कोरोना से बच्चों को बचाना है। आपके दिल का टुकड़ा जिसे आपने हर तकलीफ और परेशानी से बचाया, अब आपके उसी जिगर के टुकड़े पर मंडरा रहा है अब तक का सबसे बड़ा खतरा। एक ऐसा खतरा जो आपके बच्चों की जिंदगी भी छीन सकता है। आदमखोर वायरस की नजर अब आपके बच्चों पर है, वो उन्हें निशाना बना रहा है। कोरोना वायरस अब बच्चों का शिकार कर रहा है। कम से कम आंकड़े तो यही बता रहे हैं। पिछले 46 दिन में 80,000 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। हर 100 मरीजों में 4 मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। जाहिर है कि कोरोना की दूसरी लहर आपके मासूमों की सांसों पर प्रहार कर रही है। तो
बच्चों में तेजी से कोरोना फैल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अंकिता जुड़ रही हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर बच्चों को कोरोना से कैसे बचाया जाए, बच्चे आखिर कोरोना के शिकार क्यों हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आखिर क्या वजह है कि बच्चे कोरोना का शिकार हो रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस की पहली लहर में यह माना जा रहा था कि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है और इसलिए शायद वायरस बच्चों पर असर नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी लहर में नवजात शिशुओं से लेकर 5 साल और बड़ी उम्र के बच्चे भी वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर बच्चों पर कोरोना का खतरा क्यों मंडरा रहा है। इसका जवाब है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरा स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक और ज्यादा ताकतवर है, जो आसानी से इम्यूनिटी सिस्टम और एंटीबॉडीज से बचकर शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए बच्चे भी इससे तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक डबल कोविड वेरिएंट भी बच्चे के कोरोना से इंफेक्टेड होने की बड़ी वजह है। ये जो डबल म्यूटेंट आया है, दरअसल डबल कोविड वेरिएंट न सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर बना रहा है, बल्कि यह आपकी सांस के साथ मिलकर शरीर में तेजी से फैल रहा है। कुल मिलाकर नए कोरोना वायरस ने खुद को म्यूटेट कर लिया है। आसान शब्दों में अगर इसे कहें तो वायरस ने हालात के हिसाब से अपना रूप बदल लिया है और इसी वजह से नया कोरोना वायरस बच्चों को जल्दी शिकार बना रहा है। इसके अलावा अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे मास्क नहीं लगाते हैं, जिस वजह से वायरस का शिकार हो जाते हैं। बच्चे दूसरे एहतियात भी नहीं बरतते हैं, खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चे अक्सर ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो पहले से कोरोना संक्रमित होते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं डॉक्टर अंकिता। उनसे सीधे सवाल करेंगे कि आखिर बच्चों को कोरोना क्यों हो रहा है। डॉक्टर अंकिता, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको तो जरा दर्शकों को बताइए कि बच्चों में कोरोना क्यों हो रहा है, क्योंकि अब तक हमें यह लग रहा था कि शायद बच्चों को कोरोना छू नहीं रहा है, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। कोरोना वायरस का जो करंट सर्कुलेटिंग स्ट्रेन है बच्चों को काफी हद तक इन्फेक्ट कर रहा है, साथ साथ उनमें सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो जो पुराना स्ट्रेन था उसमें बच्चे कैरियर की तरह काम करते थे, इन्फेक्शन होता था बट सिम्टम्स नहीं होते थे और ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। बट अभी जो है इसमें यंग एडल्ट्स भी और जो बच्चे हैं उनको भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि उनको भी सिम्टम्स आ रहे हैं। कुछ बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ रही है। तो ये डेफिनेटली गंभीर विषय है। और आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हालात हैं बच्चों में कोरोना को लेकर। जल्दी से देखिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये आ रहा है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, 5 राज्य में बच्चों में कोरोना के 79,688 मामले हैं, यानी लगभग 80,000 मामले बच्चों के कोरोना के अब तक आ चुके हैं देश में। उत्तर प्रदेश में 304 केस बच्चों के कोरोना के आ गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में आपको दिखाऊं, दिल्ली में 2,733 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में यह जो आंकड़ा है 60,000, देखिए जरा, महाराष्ट्र में अकेले 60,000 का आंकड़ा है बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने का। छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं तो छत्तीसगढ़ में लगभग 5,940 बच्चे कोरोना से पॉजिटिव हैं और छत्तीसगढ़ के बाद कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में भी ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव है। 7,327 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और ये डराने वाले नतीजे हैं कि आखिर बच्चों में कोरोना हो क्यों रहा है। सवाल यह है कि बच्चे क्यों कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो न सिर्फ हिंदुस्तान में, न सिर्फ भारत में, बल्कि भारत के बाहर से जो खबरें आ रही हैं वो भी डराने वाली हैं। ब्राजील में न जाने कितने बच्चों की मौत हो गई है, वहां न जाने कितने बच्चों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। देखिए जरा, कोरोना का यह नया वायरस न सिर्फ भारत में बल्कि ब्राजील में भी बच्चों की जिंदगी छीन रहा है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड संख्या में इजाफा हुआ है। आलम यह है कि ब्राजील में कोरोना वायरस से 1,300 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें 25 बच्चे थे जिनकी उम्र 12 महीने से भी कम थी। कोरोना की पहली लहर में माना जा रहा था कि बच्चे एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, यानी उनमें लक्षण ना हो और उनसे घर के सदस्यों में कोरोना फैलने का खतरा हो सकता है। लेकिन इस लहर में बड़ों से पहले बच्चों में ही कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है क्योंकि नया स्ट्रेन बच्चों के इम्यून सिस्टम को खराब करता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हैं, उसके बावजूद लगातार 4 दिन से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हालात ऐसी है कि लगातार योगी मीटिंग कर रहे हैं। देखिए जरा,
कोरोना में भी योगी काम पर। टीम 11 के साथ बड़ी बैठक। यूपी पर एक्शन में योगी। यूपी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं कि लोगों को समय पर इलाज मिलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। टीम 11 के साथ बैठक में योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हें भी इलाज दिया जाए। अगर डॉक्टर को लगता है कि उसे इलाज की जरूरत है, ऐसे मरीजों को कोविड रोगी की तरह ही इलाज की सुविधा मिलेगी। इनके अलावा योगी सरकार ने अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी दूर करने, अस्पताल में 36 घंटे के लिए ऑक्सीजन बैकअप रखने, किसी भी सूरत में रेमडेसिविर दवाइयों की कमी न होने देने और 12 जिलों में आईसीयू बेड्स की क्षमता दोगुनी करने के आदेश भी दिए हैं। खुद कोरोना पॉजिटिव होने और क्वारंटीन होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ रोज अपनी टीम के साथ बैठक कर रहे हैं और जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। उन्होंने अफसरों को और एक्टिव होने और गाइडलाइन सख्ती से लागू कराने की हिदायत दी है। तो आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ लगातार टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं यूपी के हालात क्या हैं। यूपी की स्थिति क्या है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, देखिए जरा। यूपी की स्थिति यह है कि 24 घंटे में लगभग 30,594 मामले सामने आ चुके हैं। 129 मौतें हो चुकी हैं। यह सिर्फ 24 घंटे का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा लखनऊ में मैं आपको बताऊं कि 5,551 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। 22 मौतें हो चुकी हैं। लखनऊ के बाद मैं आपको दिखाऊं तो प्रयागराज में 1,711 केस सामने आए हैं, 15 मौतें हो चुकी हैं। जरा जल्दी से अगर मैं चलाऊं तो प्रयागराज के बाद वाराणसी में 2011 मामले सामने आए हैं और 10 मौतें हो चुकी हैं। और वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1,839 मामले सामने आए हैं और 8 मौतें हो चुकी हैं। और कानपुर के बाद गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप नोएडा के नाम से जानते हैं, 700 केस 24 घंटे में आए हैं और 3 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये हालात लगातार क्यों बने हुए हैं। तो दरअसल आपको बताऊं कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उस पर योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। कोरोना से उत्तर प्रदेश का बेशक बुरा हाल हो, लेकिन योगी खुद कोरोना से पीड़ित हैं। बावजूद इसके वो मीटिंग कर रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट लेकर जरूरी निर्देश दे रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ मीटिंग करके यह भी बता रहे हैं कि हालात लगातार जो बिगड़ रहे हैं उस पर कदम उठाने की जरूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली खबर की, जो है आपकी सांसों से जुड़ी। कैसे आपको सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कोरोना सबसे पहले असर करता है फेफड़ों पर, और जब कोरोना फेफड़ों पर असर करता है तो सांस के साथ सबसे ज्यादा समझौता होता है और उसके बाद जरूरत होती है ऑक्सीजन की। और यही वजह है जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अस्पतालों की कि वहां ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। देखिए जरा हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है भाई, कोई कुछ नहीं कर रहा है। 5 बच्चा जो है वेंटिलेटर पे है, उसको और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बच्चा मर जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, जो बेसिक चीज है। दवाइयाँ बाद में करोगे, ऑक्सीजन नहीं है आपके पास। नहीं तो बच्चा मर जाएगा। नीतीश जी से गुजारिश कर रहे हैं, कम से कम ऑक्सीजन लाइफ टाइम दे। शहर शहर सांस की किल्लत, इलाज है पर ऑक्सीजन नहीं। बढ़ते कोरोना में ऑक्सीजन संकट, कोरोना के आंकड़े दहशत पैदा कर रहे हैं और अस्पतालों से आने वाली तस्वीरें खौफ। कहीं बेड नहीं मिल रहा और बेड है तो ऑक्सीजन नहीं। हर दिन के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पटना में तो हालात इतने खराब हो गए कि ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जमकर हंगामा हुआ। ऑक्सीजन की खपत इतनी बढ़ चुकी है कि अस्पतालों को जरूरत के हिसाब से सिलेंडर नहीं मिल पा रहे।
5 बच्चा जो है वेंटिलेटर पे है, उसको और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बच्चा मर जाएगा, पब्लिक मुझे जान मार देगी। एकदम ऑक्सीजन सप्लाई ठप है, कभी भी कुछ हो सकता है। जहां पर 1000 सिलेंडर की जरूरत पड़ती थी, वहीं अब 1600 सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, हालात इतने खराब है कि एनएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक ने लिखकर कहा है कि उन्हें पदभार मुक्त कर दिया जाए। उनके अस्पताल में दर्जनों संक्रमितों की जान जा सकती है। पटना के साथ ही लखनऊ में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। ऑक्सीजन की किल्लत है। 24 घंटे काम करने के बाद भी ऑक्सीजन प्लांट सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल नहीं दे पा रहे सर। हम लोग का बेसिकली इंडस्ट्रियल सप्लाई है। इंडस्ट्रियल सप्लाई तो बिल्कुल जीरो कर दिया है सर। एक भी सिलेंडर नहीं दे पा रहे। मेडिकल ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे प्लांट की जो कैपेसिटी है मैक्सिमम भरने की 350 सिलेंडर है। आज की डेट में सर 650-700 सिलेंडर भर रहे हैं, उसके बावजूद भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ क्यों रही है। क्या ऐसा हो जाता है कि ऑक्सीजन जरूरी हो जाती है? वजह यह है कि 95 से 99% ऑक्सीजन लेवल जरूरी होता है किसी भी शख्स के लिए। अब इसके बाद परेशानी शुरू होती है कि 95% से कम होने पर हालात बिगड़ने लगते हैं। उसके बाद और स्थिति खराब तब होती है कि कोविड में 90% से भी नीचे गिर जाता है ऑक्सीजन लेवल। यानी 90% से जब नीचे गिर जाता है तो ऑक्सीजन कम होने पर 70% जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा आपको बताऊं, ऑक्सीजन थेरेपी की उसके बाद जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि देश के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं कि कोरोना पेशेंट दरअसल परेशान है, दर दर घूम रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या करना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे डॉक्टर अंकिता जुड़ रही है। डॉक्टर अंकिता, अगर आप दर्शकों को बता सकें, हम तस्वीरें देख रहे हैं देश के अलग अलग शहरों से कि मरीज और तीमारदार दोनों भाग रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। इस सिचुएशन में आने पर क्या किया जाए? अगर आपका स्तर 94 से ऊपर है ऑक्सीजन का, तो आपको जरूरत नहीं है अभी ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन का। लेकिन अगर आपका स्तर जो है 94 से बिलो है, तो आपका ब्लड गैस चेक करके हम जो इमरजेंसी के डॉक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपको ऑक्सीजन के सप्लीमेंट की जरूरत है अभी या नहीं है। तो ये दोनों चीजें हम कोरिलेट करते हैं। तो बिल्कुल पैनिक ना करें, ऑक्सीजन सबको नहीं लगना है कोविड में, बट हाँ इस चीज पर हमें ध्यान देने की डेफिनेटली जरूरत है कि जिनको ऑक्सीजन लगना है उनको समय रहते ऑक्सीजन की सप्लीमेंटेशन कर दीजिए। जी, तो ऑक्सीजन जिन्हें लगना है, आपके पास आएंगे अंकिता जी। ऑक्सीजन जिन्हें लगना है उन्हें किस तरह से इस सिचुएशन से उबरना है वो बता रही थी। लेकिन साथ ही आपको बताऊं कि इस स्थिति में आखिर क्या करें ये तो बता दिया, लेकिन आप क्या करें अपने फेफड़ों के लिए कि ये स्थिति पैदा ना हो, ये बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि देश के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। वो बता रही है कि ऑक्सीजन नहीं है तो उसके बाद हालात कैसे बदतर हो जाते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए अगर कोई चीज सबसे पहले चाहिए तो वो सांस है, वो ऑक्सीजन। देखिए जरा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है जो बेसिक चीज है। दवाइयाँ तो बाद में करोगे, दवाइयाँ बाद में करोगे, ऑक्सीजन नहीं है आपके पास। कोरोना मरीजों के बढ़ते प्रकोप से अब अस्पताल भी दम तोड़ने लगे हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। शहडोल मेडिकल कॉलेज में तो 10 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया। परिजन अस्पताल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है जो बेसिक चीज है। दवाइयाँ तो बाद में करोगे, दवाइयाँ बाद में करोगे, ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, क्या दवाइयाँ करेंगे? जिम्मेदार बोलते हैं हम क्या करें, जिम्मेदार बोलते हैं हम क्या करें। आईसीयू की हालत ये है, मरीजों को डांट डपट के भगा दिया जाता है। खुद मेडिकल कॉलेज के डीन ने ऑक्सीजन की कमी को कबूल किया, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से मौत के आरोप को नकार दिया। डॉक्टर्स का यही कहना था कि सब जो क्रिटिकल पेशेंट होता है उसको तो सबसे पहले ऑक्सीजन दी जाती है। मान लीजिए अगर कम भी है, पहले नॉर्मल पेशेंट को नहीं, क्रिटिकल पेशेंट्स को दी जाए। क्रिटिकल पेशेंट को कभी कमी नहीं हुई, तो डेथ हुई क्योंकि संख्या बहुत बढ़ रही है पेशेंट की। इसलिए अब देखिए डेथ तो एक नेचुरल है कि किसी न किसी की होगी जो क्रिटिकल होगा, इसलिए डेथ बढ़ रही है। वहीं हादसे को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। वहाँ के डीन से बात हुई
और उनका ये कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई, जिनकी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल थे, फिर भी उसके जांच के आदेश दिए हैं। और आइए अब आपको बताते हैं, देश में ऑक्सीजन की कमी लगातार बढ़ रही है और इसका कारण है सप्लाई से ज्यादा डिमांड, यानी ऑक्सीजन की मांग उत्पादन से ज्यादा बढ़ गई है। हर रोज देश में 1300 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जबकि कोरोना महामारी से पहले सिर्फ 900 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती थी। कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ ही ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ रही है और यह समस्या है क्योंकि हमारे पास बफर स्टॉक नहीं था, मतलब जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन का स्टॉक नहीं किया गया। मौजूदा वक्त में देश में करीब 500 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिनके उत्पादन का 15% हिस्सा ही मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बाकी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है। हालांकि सरकार ने अब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पर रोक लगा दी है। जी हां, लेकिन सवाल यही है कि लगातार जिस तरह से ऑक्सीजन कम हो रही है, मिल नहीं रही है, राज्य परेशान है। राज्यों के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेजी के साथ खत्म होते जा रहे हैं। 3 घंटे से लेके 30 घंटे या 32 घंटे तक में अलग अलग समय पे अलग अलग हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन उनके पास में स्टॉक में है। अगर तुरंत उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई और जिस तरह से पेशेंट्स बढ़े हैं और पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो अगर उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई तो स्थिति बहुत क्रिटिकल हो सकती है। हम प्रधानमंत्री का साथ देना चाहते हैं, पर सांसें रहेगी तो साथ देंगे, नहीं तो कैसे देंगे। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी अद्भुत है। ऑक्सीजन का इंतजाम करें जिससे लोगों की जान बच सके। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों के अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है जो कोविड-19 के पेशेंट हैं। अब बड़ी बात यह है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए आप अपने फेफड़ों का ख्याल रखें। हमारे साथ सीधे बहुत सीनियर डॉक्टर जुड़ रहे हैं। वली साहब, जो कि खुद प्रणब मुखर्जी के डॉक्टर रहे हैं, खुद वेंकट रमन के डॉक्टर रहे हैं। वली साहब, पद्मश्री वली साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि कैसे ये ऑक्सीजन की जरूरत ना आए, क्या करें, कैसे अपने लंग्स का ख्याल रखें? देखिए, सबसे बड़ा दुश्मन है स्मोकिंग, धुआं, पोल्यूशन। ये प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, बांसुरी बजाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैलून फुलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ भी ना हो ये चारों चीजें उससे लग जो है जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि सिगरेट पीने वालों को बड़ी समस्या हो सकती है, साथ ही साथ एक्सरसाइजेस करें, प्राणायाम करें, ये वो चीजें हैं जिनके जरिए आप अपने फेफड़ों को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं। बहरहाल, बार बार मेरे कहने का मकसद यह है कि कोरोना न सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोगों को भी नहीं छोड़ रहा। कोरोना की मार इतनी जबरदस्त है कि समाज का कोई भी तबका इससे अछूता नहीं है। कोरोना से नेताओं के संक्रमित होने के मामले रोज सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का है। प्रकाश जावड़ेकर कोरोना संक्रमित हैं। योगी आदित्यनाथ और येदियुरप्पा के बाद जावड़ेकर बीजेपी के तीसरे बड़े नेता हैं जो इस वक्त कोरोना की चपेट में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इनके अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना की मार खिलाड़ियों पर भी पड़ रही है। कई वर्तमान और पूर्व खिलाड़ी कोरोना की चपेट में हैं। आईपीएल में शामिल कई खिलाड़ी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। जी हां, लेकिन सबसे ज्यादा मार बॉलीवुड पर पड़ी है, जिसमें अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव हैं, आलिया भट्ट कोरोना पॉजिटिव, रणबीर कपूर, आमिर खान समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज कोरोना की मार झेल चुके हैं। तो ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन बड़ी बात ये है बहुत से सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया। ये बता रहा है कि कैसे इस बार कोरोना खतरनाक है कि एक सदस्य को, परिवार के एक सदस्य को कोरोना है तो पूरा परिवार इसकी चपेट में आ जाता है। आइए आपको दिखाने जा रहे हैं हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। आपको हम दिखाने जा रहे हैं कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अर्जुन रामपाल
को कोरोना हो गया है। इसके अलावा एक्ट्रेस समीरा रेड्डी को भी कोरोना हो गया है। समीरा रेड्डी भी कोरोना की शिकार हो गई हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि नील, नितिन, मुकेश और सोनू सूद को भी कोरोना हो गया है, जबकि सोनू सूद उन लोगों में शुमार हैं जो सबसे ज्यादा लोगों की मदद कर रहे थे कोरोना काल के दौरान और लॉकडाउन की स्थिति में। आपको याद होगा सोनू सूद लोगों की मदद को आगे आए थे। आशुतोष राणा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये वो चेहरे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन आपको बताएं, बहुत जरूरी यह है कि कोरोना के दौरान आपको क्या खाना है। शायद आपको अब तक किसी ने बात नहीं बताई होगी, क्या जरूरी है आपके लिए खाना। यह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ खाएं, आगे ये भी बताऊंगा, और क्या ना खाएं। आम, संतरा और सेब आप खाएं, अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा बना लें। आम, संतरा और सेब, गाजर, बेरीज और चुकंदर आप खाएं इस दौरान। अंडे, चिकन और मीट भी खाएं। गोभी, अदरक और लहसुन का सेवन करें, यह आपको कोरोना से बचाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या नहीं खाएं। 5 ग्राम से ज्यादा नमक हरगिज न खाएं। पहली चीज ये कि 5 ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन न करें। 6 टीस्पून यानी 6 चाय के चम्मच से ज्यादा चीनी ना खाएं। चीनी ज्यादा नुकसानदेह है। फैट वाली चीजों से दूरी बनाएं। रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। मैंने आपको बताया क्या आप खाइए और क्या ना खाइए। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।